दोस्तों, एक्शन से भरपूर एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली एपिसोड आपको टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया। और मैंने उनको रास्ता छोड़ने को कहा और लड़की का हाथ पकड़कर इसे गाड़ी में बिठाया और पानी पिलाया। वो अभी तक खौफ और सदमे की हालत में थी। इसका शफाफ गोरा रंग जर्द पड़ गया था। मैं इसे टिकटिकी बांधे देख रहा था जबकि वो अभी अभी हल्का हल्का कपकपा रही थी। इसने अपनी शलवार का मसला हुआ घटना ओपत्ते में छुपाया, जहाँ बारीक सा सुराख हो चुका था जो गिरने से हुआ था। मैं इसे तसल्ली देते हुए बोला, अब ठीक तो है ना? वो रुंधी हुई आवाज में बोली, जी मैं ठीक हूँ। मैं बोला, शायद आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है। सड़क पर मिलने से जोर गुल आई है, इसके लिए आपको टेटनस का टीका लगवाना होगा। वो बोली, जी नहीं शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसने उठने की कोशिश की तो करा उठी। मैं बोला, प्लीज तकल्लुफ ना करे, पीर अंदर कर लीजिए। इसने खामोशी से पीर अंदर कर लिए तो मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी थमाई और एक दो चौक के बाद मुझे एक प्राइवेट अस्पताल मिला। मैं इसे सहारा देकर अंदर ले गया और एक नर्स के हवाले किया। नर्स ने इसकी मामूली ब्रेसिंग की और इंजेक्शन लगा दिया। इस मामूली खिदमत के एवज इसने 1000 का बिल बना दिया, जो मैंने क्रेडिट कार्ड से अदा कर दिया। बाहर निकलकर वो किसी कदरे लंगड़ा कर चलते हुए बोली, शुक्रिया, अब मैं खुद चली जाऊंगी। मैं बोला, जानता हूँ, मगर चूंकि अब मेरी वजह से नहीं गिरी थी, इसलिए मुझे ये मौका दीजिए कि मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। वो बोली, मैं आपकी वजह से नहीं, चोरों ने मेरा पर्स छीन लिया। मुझे तब याद आया कि ये तो वाकई मेरी वजह से नहीं गिरी थी। मैं बोला, कुछ खास अहम तो नहीं था इसमें? वो बोली, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मोबाइल फोन और वॉलेट था। मैं बोला, ओहो, ये तो नुकसान हो गया। खैर, हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। वो बोली, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें मिलने तो नहीं रहे। उनके मोबाइल और वॉलेट में मौजूद डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत इस्तेमाल हो जो आपके पास जवाज हो। वो शायद बात समझ गई। मैंने इसे मोबाइल से अमजद जलाल को कॉल की और इससे पूछा कि फलां एरिया के लिए का मुतअल्लिका थाना कौन सा है। इसने पता बताया। मैं लड़की को लेकर इस थाने में ले गया, जहां 5-7 मिनट में उन्होंने इसकी रिपोर्ट नोट कर ली और मेरे बतौर गवाह दस्तखत ले लिए। FIR की रसीद इस लड़की को लूटा दी। अच्छी बात यह थी कि इस लड़की के पर्स में असल शनाख्ती कार्ड नहीं था, बल्कि रंगीन कापी थी। लड़की का नाम रुखसार था और वो G7 के पास कहीं वर्किंग वीमेन हॉस्टल में रहती थी। हाल ही में सियालकोट से इस्लामाबाद नौकरी के सिलसिले में शिफ्ट हुई थी। मैंने इसे इसके घर ड्रॉप कर दिया और टाइम देखा। अब तो कैलोरी ग्राउंड वाला टाइम कब का गुजर चुका था। अब तो शाम होने वाली थी। मैंने फिर भी उनका नंबर मिलाया तो वहां से जुबैर खान ने कॉल अटेंड की और बोला, बस जवान, तुम आज छठी ही कर लो, वजह बाद में बताएंगे। मैंने फोन रख दिया और निगहत के बताए पते की तरफ रवाना हुआ। एक वीरान पहाड़ी जगह पर अचानक एक आदमी ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैं इसे पहचान गया था। वो मुकर्रम था। मैंने गाड़ी रोड से उतार कर साइड पर लगाई, पलट कर देखा और बेल्ट में हथियार रख लिया और नीचे उतर आया। मुकर्रम ने रोड से उधर नजर डाली और मुझे देखकर आवाज दी। वैसे भी मैं मुकर्रम को जानता था। मुझे पूरा यकीन था कि वो ऐसा बंदा नहीं था कि मुझ पर यूं हमला करवाता। इसका कोई हाथ नहीं था और इंतजाम ही बिलावजह खराब हो गया था। मैं मुकर्रम के पास पहुंचा तो बोला, की भाई, तुम मुझे की बुलाया? हम मुकर्रम की कार के बिल्कुल साथ खड़े थे। इसका रंग उड़ा हुआ था और चेहरे पर परेशानी थी। वो बोला, पप्पू बारो, तुमने अपने लिए और मेरे लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। रजा निजामी हम दोनों को मुआफ नहीं करेगा। और मैं जानता तो था, मगर फिर भी चस्का लेते हुए बोला, अरे भाई, तुमसे किया दुश्मनी? वो बोला, तुम दोनों को मिलाने का गुनाह तो मेरा है ना? मैं हंसा और जेब से रूमाल निकाला। रूमाल निकलते ही जेब से 500 का एक नोट गिरा। मैं नोट उठाने के लिए तेजी से झुका तो एक गोली ने मुकर्रम की गाड़ी का शीशा किरची किरची कर दिया। कई किरचियां मेरी गर्दन और चेहरे से टकराई। मैं नीचे ना झुका होता तो ये सीधी मेरे भेजे से पार होती। मैं नीचे झुक कर पीछे की तरफ उल्टा कूदा और कमर के बिल पथरीली सड़क पर गिरा। गिरते ही मैंने करवट बदलकर पोजीशन संभाली। मुकर्रम ने तेजी से हथियार निकालकर इस जानिब सीधा करने की कोशिश की जिधर से आई थी। शीशे की कई करची इसके मुंह और आंखों को लग गई, मगर खुशकिस्मती से जिस तरफ में था इसे कोई चोट नहीं आई। चलाने वाला कोई एक था जिसके पास कलाशन थी। मैं चाहकर भी ऐसे निशानेबाज को नहीं देख सकता था। वो ये भी नहीं जान सकता था कि वो कहाँ है। मुकर्रम की बॉडी मुझसे चंद फुट दूर पड़ी थी। मैंने झक कर इसका पीर पकड़ा और अपनी जानिब खींचा। ऐसा करते हुए मैं महज एक लम्हे के लिए अपनी जगह से हटा हूँगा कि एक अंगारा मेरे बाई कंधे को छीलता हुआ निकल गया। कमबख्त पूरी यकसुई से मुझे निशाने पर रखे हुए थे। मेरा ज़हन मदहोश होता जा रहा था।
मैंने इस बार मुकर्रम के जूते का तस्मा पकड़कर इसे करीब खींचा और अपने सामने कर लिया। मैंने इसकी तलाशी ली और इसकी जेब से एक लाइटर और चाबी निकाली। इसी लम्हे एक कार रोड से गुजरी मगर निशानुची ने इसे भी निशाना बनाया। गोली इसके टायर में लगी और गाड़ी बेकाबू होकर लहराई। कार बेकाबू होकर बिल्कुल मेरे सर के करीब से होती हुई पहाड़ी दीवार से टकराई। ड्राइवर दर्द से चीख रहा था। कार से बाहर निकला मगर ये निकलना मौत साबित हुआ। मैंने मुकर्रम को उठाया और इसकी कमर में बेल्ट लपेट ली। मैं मुकर्रम के ऊपर लेटा और बेल्ट बांध लिया। अब मैं उठा तो मुकर्रम मेरी पुश्त पर बांधा जा चुका था। इसकी पिंडलियों से मैंने अपनी पिंडलियां तस्मों से बांध ले और इसके बाजुओं में अपने बाजू डाल दिए। इसका कोट मेरी जेब में था। मैंने उठने से पहले ताई के एक सिरे को आग लगाई और दूसरा सरा टैंकी में घुसा दिया। इसी लम्हे चली। निशानची ने इस तरफ चलाई जहां से इसे शोले बलकते नजर आए, मगर हक़ता वहां कोई शख्स नहीं था क्योंकि वो तो एक चाल थी जिससे मैं इसे एक तरफ मुतवज्जे करके खुद फरार होता। अचानक मैंने दोइन की आ लेकर उठा तो बारी बारी दो चलीं जो मुकर्रम में पैवस्त हो गई। इतनी ताकतवर थीं कि मुझे भी जख्मी कर गईं। मैं मुकर्रम को पीठ पर बांधे उठा और भागकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो निशाना साध कर नहीं लगा पा रहा था क्योंकि काले धोई ने मंजर को गैर शफाफ बना दिया था। मैं 4-5 कदम ही बढ़ा था कि अचानक धमाका हुआ जिसने मुझे भी उछाल दिया। मैं उड़कर अपनी गाड़ी के बोनट से जा टकराया और उलटकर गाड़ी के दूसरी तरफ जा गिरा। मुकर्रम की गाड़ी की किरचियां उड़ गईं और धोई में कितनी गन्ना इजाफा हो गया। मुकर्रम साथ बंदे होने की वजह से मुझे उठने में भी दुश्वारी हो रही थी। मैं जमीन पर लेट गया। गाड़ी ने धड़-धड़ आग पकड़ ली थी और हर तरफ धुआं ही धुआं था। मैंने आले से मुकर्रम के साथ अपनी बंदिशें काटे और रिमोट से अपनी गाड़ी को ऑन लॉक करके पिछले दरवाजे से गाड़ी में दाखिल हो गया। मैंने उजलत में दरवाजा बंद कर लिया। फिलहाल मैं वहां वक्ती तौर पर महफूज था। मैंने रींग कर ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को तेजी से रिवर्स किया। गाड़ी की विंड स्क्रीन पर अचानक मकड़ी के जाले जैसा मंजर छा गया। मुझे मालूम था कि स्क्रीन बुलेट प्रूफ है मगर 1-2 और लगती तो अंदर दाखिल हो जाती। मैंने गाड़ी को रिवर्स करना जारी रखा। शुक्र था कि गाड़ी में रिवर्स कैमरा था तो मैं बना पीछे सर किए सर झुकाए पीछे जाता गया। अगली 2 बाडी में लगे और एक हैंडल में। इसके बाद में मोड़ पर पहुंच गया। मोड़ पर पहुंचते ही मैंने गाड़ी सीधी की और अचानक इसे भगा दिया। सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर तक ही चला सका और निडाल हो गया। मेरा दिमाग बार बार माऊफ होने लगा। मैंने बामुश्किल खुद को होश में रखा और गाड़ी को कहीं टकराने से बचाया। सिर्फ 10 ही मिनट बाद मुझे अस्पताल का साइन दिखाई दिया तो मैंने बिना सिग्नल की परवाह किए गाड़ी को मोड़ दिया। गाड़ी एक गाड़ी से बामुश्किल बचती हुई दूसरी को ठोंक गई। वो गाड़ी लहरा कर ग्रीन बेल्ट पर चढ़ गई मगर मैंने स्पीड स्लो नहीं की और गाड़ी को जाने दिया। मैंने गाड़ी अस्पताल के सामने रोकी और जिस हालत में था लोग बजाय मेरे करीब आने के देखकर पीछे हट गए। मेरे हाथों में मौजूद हथियार ने उन्हें मजीद खौफजदा कर दिया। मैं एक कदम बढ़ा तो तवाज़ुन बरकरार न रख सका और इस वक्त मुझे सिक्योरिटी और पुलिस ने संभाल लिया। उन्होंने सबसे पहले मेरे हाथ से हथियार ले लिया और फिर तलाशी लेकर मुझे उठाकर स्ट्रेचर पर डाल लिया। लोग अभी भी मुझसे दूर ही थे और पुलिस वाले भी सबको चलाकर दूर हटने का इशारा कर रहे थे। मेरे पीछे भी पुलिस की 2 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल दाखिल हुए जो शायद मेरे इस तरह ड्राइविंग करने की वजह से ताकुब करते आए थे। मैं जल्द ही होश से बेगाना हो गया। न जाने कितनी देर बाद आँख खिली तो मैं अस्पताल के खास कमरे में था जिसकी खिड़कियों में भी सलाखें लगी थीं और दरवाजा भी आहनी था। सामने एक पुलिस का सिपाही मौजूद था। इसके चेहरे की बेजारत जाहिर कर रही थी कि इसे यूं किसी मरीज के सर पर पहरा देना गवारा नहीं था। मैंने उठने की कोशिश की तो मुंह से एक करा निकली। पुलिस वाले ने चौंक कर मुझे देखा और फौरन दरवाजे को बचाया तो एक खिड़की में से एक मरीज ने झांका और पूछा, क्या हुआ? वो बोला, इसे होश आ गया है। वो मिनटों में दरवाजे पर ड्यूटी पर मौजूद एहलकार को बाहर भेज दिया गया। डॉक्टर बोला, मिस्टर पप्पू, कैसा महसूस कर रहे हैं अब? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे देख पा रहे हैं? कहीं दर्द या तकलीफ महसूस कर रहे हैं? जवाब दीजिए, बोलिए, प्लीज बोलिए मिस्टर पप्पू। मैंने गहरी सांस ली और बोला, जी डॉक्टर, मैं सब सुन रहा हूँ। डॉक्टर बोला, ये बताइए कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ये बड़ी नामकूल बात पूछी थी। बहरहाल मैंने कहा, हाँ, कमर में कुछ दर्द है और कंधे में भी। डॉक्टर के चेहरे पर कुछ तमानियत आई और वो बोला, शुक्र है आपको होश तो आया। वाकई आपकी कुव्वत बर्दाश्त और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और अब बड़ी हिम्मत से खुद ही यहाँ पहुँच गए। इसके बाद पुलिस वाला बोला, सर, मैं उनसे जरा पूछ-गुछ करूं? मैं 3 दिन से बाहर बैठा हूँ। डॉक्टर बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आराम करने दे। मैं बोला, नहीं डॉक्टर साहब,
उन्हें पीसी डॉक्टर कुछ कहना चाहता था मगर खामोश हो गया। डॉक्टर भी बाहर निकल गया। अब मैं और वो दराज कद नौजवान पुलिस वाला रह गया। इसने दरवाजा अंदर से बंद किया और बोला, हाँ तो पप्पू साहब, मैं नज़ीर हूँ, इस केस का इन्वेस्टिगेशन अफसर। अब क्या काम करते हैं? मैं बोला, अभी ग्रेजुएशन से फारिग हुआ हूँ, एक दो जगह काम के लिए अप्लाई किया है। वो बोला, ये हमला कैसे हुआ? मैंने पानी पर ध्यान देते हुए कहा कि एक कुत्ता दिखाई दिया इसके पास। मैं बोला, मैं गुजर रहा था कि नामालूम समत से गोलियां आने लगे। वो बेचारा तो वही मारा गया। मैं बामुश्किल वहां से निकला और गाड़ी तक पहुंच पाया। कुछ गोलियां मुझे भी लगे मगर मैंने होश बहाल रखे और अस्पताल पहुंचा। वो बोला, वो शख्स कौन था जिससे आप मिलने के लिए रुके थे? मैं बोला, वो एएसआई मुकर्रम था, लाहौर के किसी थाने में होता है, खास अता नहीं है मुझे। वो बोला, पप्पू साहब, आपकी किसी से दुश्मनी है, इस पर गौर करे। मैं बोला, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो बेवजह पेट में ले लिया गया, यूं ही आए थे, इसे मार डाला। मुझे तो चाहिए था कि मुझे मार दिया जाता। वो मुझे खोजती नजरों से देखकर बोला, पप्पू साहब, क्या आप जानते हैं कि ये कातिल कौन हो सकता है? हो सकते हैं। मैं बोला, जी नहीं, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, शायद कोई दौरमार किस्म का हथियार था, मुझे हथियारों की इतनी समझ नहीं है। वो बोला, कमाल है, खुद आपके पास से एक सीमी ऑटोमेटिक ज़नाना मिला है और अब फरमाते हैं कि आप असलहा शनास नहीं है, इसकी सिलेक्शन तो कुछ और कहती है। मैं बोला, बस ये देखने में अच्छा लगा तो ले लिया। वो बोला, इससे पहले भी एक बार आप पर हमला हो चुका है और एक बार आपकी गाड़ी पर की जा चुकी है। यही नहीं, आपके खिलाफ एक नादिया अगवा का दावा दायर किया जा चुका है, वो भी एक बहुत बड़ी सियासी हस्ती की मुद्दत में। इतनी ही उम्र और अपनी बखेरे पप्पू साहिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो कातिल मुकर्रम के लिए नहीं, आपके लिए वहां था। मैं बोला, शायद, मगर किसी को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? वो बोला, क्या आप किसी डैडी को जानते हैं? मैं बोला, नहीं। ये कौन है? वो बोला, ये एक पेशावर मुजरिम है, आयु कह ले कि हाई प्रोफाइल हिटमैन है। जाए वो कुआ से इसकी एक खास नाली मिली है, लेकिन वो अपनी तशहीर नहीं करता कि ये काम इसका है। मैं बोला, तो फिर जब पता चला कि इसके पीछे किसने इसे लगाया है? वो बोला, पप्पू साहब, ये आसान होता तो हम कब का कर चुके होते। अभी तक सिवाय इसके नाम के इसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं मिली है। अब पहले वो इंसान हैं जो इसके वार से बच गए। मैं बोला, सही है, ये यकीनन एजाज होगा। वो बोला, पप्पू साहब, एक बात डरा सकती है, इतने प्रोफेशनल स्नाइपर की मौजूदगी में अपने गाड़ी तक का सफर किया, आपको गोलियां भी लगे मगर वो ज्यादा गहराई में ना जा सके। इसकी क्या वजह है? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे गोलियां मुकर्रम के जिस्म से गुजरकर अब तक पहुंची हो, ऐसे में गोलियों की रफ्तार कम हो गई, वो लगे मगर ज्यादा कारगर साबित ना हुई। मैं बोला, मुझे इस वक्त कुछ होश नहीं था, मैं और मुकर्रम भाग रहे थे, वो पीछे था तो शायद इसे छेद कर मुझ तक पहुंची हो। वो हंसा और बोला, कमाल है, मुकर्रम इतनी गोलियों के बावजूद भी भाग रहा था। खैर पप्पू साहब, एक बात तो तय है कि अब वो नहीं जो मैं समझता हूँ, और ना ही अब से कुछ उगवाया जा सकता है। अब 4 दिन से यहाँ अस्पताल में हैं, ऊपर से हुक्म है कि आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, यहाँ तक कि मुझे भी सख्ती से आर्डर है कि मैं अब से ज्यादा सवाल जवाब ना करूं। ऐसे में अब का तासुर किसी ऐसी ताकतवर तंजीम से जुड़े इंसान का सा पलता है जो हुकूमत के ऐवानों से बाहर नहीं आई, अपने एक बार फिर अपनी बचाव की सलाहियत का सबूत दिया है। मगर एक बात कहता जाऊं कि वो एक बार चौंक गया है। वो शायद और भी कुछ कहता कि दरवाजा उजलत में बजा। इसने दरवाजा खोला तो सामने जैगम खड़ा था, इसके साथ पुलिस का एक आला अफसर भी था। वो बेधड़क अंदर दाखिल हो गया और बोला, क्या हो रहा है यहाँ? एक तो ये बेचारा जख्मी है, ऊपर से पुलिस खुद भी मजलूम का दिमाग चाट रही है। पुलिस के अफसर ने अपने आईजी को घौर कर देखा तो वो बोला, सर, बयान मुकम्मल हो गया है, मैं जा रहा हूँ। जैगम ने उनकी तरफ देखा और बोला, हूँ तो ये वो बंदा है जो इस दिन के शूट आउट में जख्मी हुआ था। जवान, तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। एसपी साहब, इसे फौरी तौर पर किसी दूसरी महफूज जगह मुंतकिल किया जाए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे मजलूम अफराद की मुकम्मल आदरसी होनी चाहिए। मूव एट फास्ट, हाई टेंशन ना हो। वो दोनों इसका हुक्म पूरा करने के लिए बाहर गए तो वो मेरी तरफ जक कर बोला, कैसे हो पप्पू? कमाल है यार, मौत को भी धोखा दे दिया तुमने। मैं मुस्कुरा कर बोला, मौत का किया है, जब हमारा वक्त होगा तो हम बखुशी इसके साथ चल देंगे। वो बोला, तुम फिक्र मत करना, हमने सब संभाल लिया है। असलम कुरैशी का किराए का शूटर था, काफी दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा था, इस दिन वार चल गया, तुम्हारी कालम के तार तार कर दिए कि तुम कोई मामूली नहीं हो।
कोई फिक्री चीज हो, अब तैयार हो जाओ, यहाँ से निकलकर हमारे ठिकाने पर पहुंचो ताकि आगे बढ़ सको। मैंने एक लाइहा अमल बनाया है, कल ही तुम्हें फार्म हाउस पर ले जाऊंगा। इस वक्त पुलिस वाले उन्हें आ गए, तालीम उनके हाथ लूट गई। मैं काम में भी नकाहत महसूस कर रहा था। एक नर्स अंदर दाखिल हुई और मेरे करीब आकर बोली, को बुरा। ओ मैं मुस्कुरा उठा और बोला, को बुरा की बजाय तुम मुनीबा कहती तो अच्छा था। इतनी अच्छी सूरत वाली का नाम को बुरा होना कितनी बुरी बात है। वो बोली, तुमसे यही बकवास की ही तवक्को थी। मैं तो समझी थी कि मरोगे, जान छोटेगी, मगर नहीं, तुम तो अभी भी मौजूद हो और चार चार खाकर भी मिजाज में वही छे छोर इन्हें। में बोला, जिसे तुम छे छोर पिन कह रही हो मेरी खुद एतमादी है। तुम सुनाओ, मेरी गफलत में किया वो कुपजीर हुआ। वो बोली, हमें इत्तला मिल गई थी कि तुम पर हमला हुआ है। हमारे लोग इस दिन से यही मौजूद हैं। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा और औरंगजेब के साथियों ने तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट किया और किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन को दबा दिया। इस वाक़ये को महज एक दहशत गर्दी की कार्रवाई करार दे दिया। तुम साफ निकल गए हो। वो कातिल अभी भी लापता है। 4 दिन बाद असलम कुरैशी के बेटे की शादी है, जिसमें जाहिर है तुम जा नहीं पाओगे। मैंने सर हिला दिया और बोला, सही सही। वो बोली, कर्नल शेर खान को भी इस वाक़ये की इत्तला हो गई है। वो सख्त नाला थे कि तुम्हें फील्ड में की भेजा गया। पहले तुम्हें उनके पास कमांडो ट्रेनिंग के पहले मरहले से गुजरना चाहिए था, मगर जब इस वाक़ये की तफसील उन्हें मालूम हुई कि किसी अंदर से एक कारी ज़र्ब लगाकर तुमने अपने आप को बचाया तो वो खुश हो गए, मगर साथ ही बजिद भी कि अब तो वो तुम्हें ज़रूर हासिल करेंगे। मैं बोला, उन्हें भी खुश करने का एक तरीका मैंने सोच लिया है। वो बोली, तुम आराम करो, बाकी जख्म ज्यादा गहरे नहीं हैं, बस कंधे वाला जख्म जरा गहरा है, प्लास्टर लगाना पड़ेगा कुछ दिन। इस हाथ को कम हिलाना। मैं अफसुर्दगी से बोला, एक हाथ से भी नाज़नीनों को कैसे अपनी आगोश में लूंगा। वो बोली, बस तुम्हें इसी एक बात का तो दुख है। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। मैं मुस्कुराया और बोला, उनके आ जाने से जो आती है मुनपर्रू नहीं, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। वो जाते जाते मुस्कुराई और बाहर निकल गई। दरवाजे से एक बार फिर एक पुलिस वाला अंदर दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठकर पहरा देने लगा। मैंने मुनीबा की लाई हुई चीजों में झांका और अपने कपड़ों में से हथियार निकालकर बेड के नीचे रख लिया। रींग कर देखा तो कोई ना था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मैंने सोचा कि इतने फाल पैसे किया मुझे बेड समेत उठाना है। मैं जल्द ही सो गया क्योंकि कमजोरी महसूस हो रही थी। रात के न जाने कौन से पैर था कि मैंने एक हल्की सी करा सुनी। मेरी छठी हिस्स ने मुझे फौरन खबरदार कर दिया। कमरे में झुप अंधेरा था। ये एक गैर फितरी अंधेरा था क्योंकि कमरे में इतनी तारीकी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने पुलिस वाले की तरफ देखा तो वहां भी सिवाय तारीकी के कुछ ना था। मैंने अचानक ही बिस्तर से करवट बदली और एक साइड को फिसल गया। वो करा यकीनन पुलिस वाले की थी। मुझे इस बारे से कोई शुबा नहीं था। अब मेरा यकीन पक हो गया कि कमरे में कोई सख्त किस्म की गुड़बड़ चल रही है। मैंने एहतियात से अपनी जिस्म से ड्रिप की हुइयां लगा ले। मेरे पैरों ने ठंडे फर्श को छुआ तो एक दर्द भरी लहर मेरे जिस्म में उतर गई। मैंने बामुश्किल खुद को चीखने से बाज रखा। मेरा कंधा प्लास्टर में था। मैं एक हाथ से रींगता हुआ बेड के नीचे सरक गया। ऐसा करते हुए शायद किसी जख्म के ताके उधल गए थे और मेरा पूरा जिस्म इस वक्त दर्द की इबारत बना हुआ था और मैं एक किस्म की मौत की दुआ कर रहा था ताकि इस जानलेवा और नाकाबिल बर्दाश्त दर्द से छुटकारा मिले। इसी वक्त मुझे एक हियोले का साया दिखाई दिया जो खामोशी से मेरे करीब पहुंच रहा था। इसके कदम ऐसे थे कि किसी किस्म की कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो एहतियात से बेड के करीब पहुंचा और साथ ही 2-3 बार किल्क की आवाज आई। यकीनन बिस्तर पर जिस जगह में था वहां चलाई गई थी। इसके बाद हमला आवर ने पेंसिल टार्च निकाली। सामने ही एक मर्द हाथ में छोटा मशीन हथियार लिए खड़ा था। मैंने अचानक पूरी कुव्वत से बेड पर इसके पीर में लात मारी। एक आवाज सुनाई दी और वो दर्द से बेहोश हो गया। इसने गैर पेंसिल का रुख नीचे किया मगर मैंने पूरी ताकत से बेड को इसकी तरफ धकेल दिया। इसने 3 चलाई जो कि बेड में लगे मगर बेड लगते ही वो तवाजुन बरकरार ना रख सका और औंधे मुंह गिरा। मैं तेजी से एक हाथ से रींगता हुआ कमरे में मुखालिफ समत में चला गया। इसने दर्द से बिलबिलाते हुए टार्च को दोबारा सीधा करने की कोशिश की और सबसे पहले अपने पीर का जायजा लिया। इसने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की और खड़े होकर हथियार को टार्च के साथ साथ जुमाया। मैं इसकी अकब में चंद फुट पीछे मौजूद था। मैं एक किस्म का मफलूज था। इससे पहले कि वो मेरी तरफ सर जुमाता मैंने अपने सामने पड़ी
एक चप्पल को जोर से लात मारी। इस खामोशी में चप्पल किसी धमाके की मुशाबे आवाज के साथ मेज से टकराई। इसने फौरी तौर पर इस तरफ पेंसिल जुमाई और साथ ही फायर भी कर दिया। गोलियां मेज को चीर कर निकले। मैंने अचानक इसके अकब से उठा और पूरी ताकत से इसकी कमर में सर की टुकड़ मारी। वो इकलौते पीर के सहारे खड़ा था। मुन के बिल गिरा। इसका हथियार इसके हाथ से निकल गया। मैं भी नीचे गिरा मगर मछली की तरह 2-3 बिल खाए और दरवाजा खोलकर बाहर जा गिरा। इस वक्त मेरे साथी एक कोर की बदौलत मुझे उठाकर पीछे ले गए। वहां एक खिड़की की तार टूटी हुई थी और रस्सी बाहर को लटक रही थी। जख्मी साथी ने मुझे बाहर निकलने को कहा। ये इमारत की दूसरी मंजिल थी और नीचे एक जीप खड़ी थी। इसके साथ ही एक कलाशन बरदार मौजूद था, मगर मैंने सबसे पहले जख्मी साथी को जाने को कहा। वो लमराता हुआ बाहर निकला और रस्सी की मदद से इंतहाई महारत से 1 मिनट से भी कम वक्त में नीचे उतर गया। इस लम्हे मुकम्मल धुंध सी छा गई। कुछ भी दिखना बंद हो गया। हमला आवर ने शायद जस्त लगाई और मशीन वाले को मार दी। वो चीख कर गिरा। हमला आवर ने मेरे साथी को भी निशाना किया। वो भी उलट कर गिरा। मैं अचानक एक साइड पर हो गया। हमला आवर लम्बी चाल में भागकर खिड़की में बाहर झांका। नीचे खड़े कलाशन बरदार को देखा तो इसने हथियार निकाला और नया मैगजीन डालने लगा। ये तमाम काम वो मुझसे महज 6-7 फुट की दूरी पर कर रहा था। वो अनजान था कि इसका टारगेट नीचे नहीं बल्कि इसके दाएं तरफ था। दोई की वजह से वो मुझे देख नहीं पा रहा था। जब इसने नया मैगजीन डालने की कोशिश की तो मैंने एक जोरदार लात इसके मैगजीन वाले हाथ पर रसीद की। मैगजीन इसके हाथ से निकल गया। वो बिला की फुर्ती से पलटा, मगर इतनी देर में मैंने अपनी हथियार इसकी पेशानी से लगा दी। वो एक लम्हे के लिए किंग रह गया। मैंने इसके बिल्कुल करीब जाकर इसे देखा और बोला, इस बार तुमने गलत कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। जवान। दुआ मजीद गहरा होता गया और मेरे लिए अब इस माहौल में सांस लेना मुमकिन ना रहा। मैंने रस्सी अंदर खींची और इसे अपनी टांग के साथ लपेटा और खिड़की से बाहर निकल गया। एक टांग के इस्तेमाल से और एक हाथ के इस्तेमाल से मैं नीचे उतर गया। नीचे उतरकर मैंने कलाशनकोफ बरदार से बोला, तुम ऊपर जाओ, वहां अपने 2 बंदे जख्मी हुए हैं, मुझे उन्हें ले जाने का कोई तरीका बताओ। वो बोला, आर्डर है कि आपको फौरन ले जाया जाए। इसने मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। पहला जख्मी अगली सीट पर था। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और मिनटों में वो शहर की हुदूद से बाहर निकल गई। अचानक ही गाड़ी ने तारीख रास्ता इख्तियार किया और उनका बस एक ही ठिकाना था। इसमें से एक मर्द निकला जो यकीनन डॉक्टर था। इसने एक इंजेक्शन मुझे लगाया और एक मेरे साथी को। मेरा दिमाग नीम मदहोशी में चला गया। हमें उठाकर इस गाड़ी के दूसरे डब्बे पर डाल दिया गया। गाड़ी रवाना हो गई जबकि मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो एक बार फिर किसी अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरा कमरा बिल्कुल छोटा सा था और सिवाय बेड और एक टेबल के महज गुजरने की जगह बाकी थी। मैं उठा तो जिस्म में दर्द था, मगर ये दर्द पहले की निस्बत कम था। थोड़ी देर बाद कमरे में मुस्कुराता चेहरा लिए मेजर शिराज दाखिल हुआ और बोला, वाह कमाल है यार, बड़ी तेज हो तुम, इस बार भी बच गए। मैं बोला, तुम लोग तो यही चाहते हो कि मैं मारा जाऊं। वो हंसकर बोला, भाई हमें इल्जाम मत दो, ये वाला हमला तो हमारे दुश्मनों की तरफ से नहीं था बल्कि तुम्हारे पुराने दुश्मन असलम कुरैशी की तरफ से था। हम तमाम इससे इतने पर थे और हम इसकी शनासा थे। हम जैसे इंसान मदद की मदद करने पर यकीन नहीं रखते। मैं बोला, खैर ये बताओ मैं कब से यहाँ हूँ और बाहर की दुनिया का क्या हाल है। वो बोला, वेल तुम कल रात से यहाँ हो, कुछ जख्म खिल गए थे और 1-2 में इलेक्शन हो गया था, मगर खुशकिस्मती से गोली का जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि प्लास्टर वाला दाजू इस सारी कार्रवाई में महफूज रहा। वो मारा गया। ये एक बड़ी कामयाबी है जिसका बड़ा रास्त और मुस्बत असर तुम्हारे नया साथियों पर भी पड़ा है। ये बताओ कि वो मारा कैसे गया। मैं बोला, वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। इसे लगा कि मैं जख्मी हूँ, निहत्ता हूँ तो आसान शिकार साबित होगा। मैंने इसे गैर मुतवक्के तौर पर जख्मी कर दिया और इस वक्त मुझे कुमक मिल गई। बाकी कुछ बौछार हुई मगर मौका मिलने पर मैंने इसे उड़ा दिया। ओ